तो चलिए आज हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में स्टडी करेंगे हम। हिंदी शिक्षण विधि क्या है? हिंदी भाषा का ज्ञान, कौशल, हिंदी भाषा का ज्ञान, कौशल एवं साहित्य का व्यवस्थित अध्यापन। किसका व्यवस्थित अध्यापन? साहित्य का। क्या कहलाता है? हिंदी शिक्षण विधि कहलाता है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए जानते हैं इसका मुख्य उद्देश्य। भाषा का प्रभावी प्रयोग। कैसा प्रयोग करना है हमें? प्रभावी प्रयोग। प्रयोग तो करना है, लेकिन वो प्रयोग कैसा होना चाहिए? प्रभावी। करने की क्षमता विकसित करना ही जो है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। किसका प्रयोग? तो भाषा का प्रभावी प्रयोग। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? 1 मिनट है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो भाषा के 4 कौशल में है श्रवण, दूसरा है बोलना या वाचन कह सकते हैं हम, श्रवण, वाचन और पठन, और चौथा है लेखन। तो ये भाषा के मेन कौशल है। व्याकरण शिक्षा की सर्वोत्तम विधि क्या है? अगर व्याकरण पढ़ाना हो हमें बच्चों को, तो सबसे उत्तम मतलब सबसे बढ़िया जो विधि है, तरीका है, वो क्या है? आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो आगमन विधि है। आगमन विधि का सूत्र क्या है? तो उदाहरण, निरीक्षण, नियम। पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसका निरीक्षण करते हैं, फिर नियम की ओर जाते हैं। निगमन विधि का सूत्र क्या है? तो निगमन विधि का सूत्र जो है वो आगमन के बिल्कुल विपरीत है। इसमें पहले नियम आता है, फिर उदाहरण आता है, और बाद में क्या उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। भाषा अर्जन क्या होता है? ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे से समझते हैं हम कि भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा सीखना एक अलग चीज होती है और अर्जन करना एक अलग चीज है। भाषा का स्वाभाविक स्वरूप से सीखना, स्वाभाविक स्वरूप से सीखना। अब ये क्या होता है? भाषा का स्वाभाविक स्वरूप से सीखना क्या होता है? चलिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक बच्चा वो गुजराती फैमिली में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसको गुजराती स्वाभाविक रूप से आ जाएगी, अपने आप आ ही जाएगी उसको। अगर वही बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो उसको ये सीखने के लिए क्लास करना पड़ेगा या इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ हम अपने आप घर पे सीख जाते हैं उसे ही कहा जाता है भाषा अर्जन, स्वाभाविक रूप से भाषा सीखना। भाषा अधिगम क्या है? चलिए 9 नंबर का प्रश्न है हमारा कि भाषा अधिगम क्या है। अधिगम मतलब होता है यहाँ पे लर्निंग, मीन्स सीखना। भाषा का विद्यालय में नियम पूर्वक सीखना। जब हम स्कूल जाते हैं कोई भी लैंग्वेज वहाँ नियम पूर्वक सीखते हैं, तो व्याकरण के नियम हो या कोई नियम, कोई भी नियम हो भाषा से रिलेटेड, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, आदर्श हिंदी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले। आदर्श हिंदी शिक्षक का सबसे इम्पोर्टेंट जो है गुण, क्वालिटी क्या है? विषय का गहन ज्ञान और शुद्ध उच्चारण। आदर्श हिंदी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो विषय का डीप नॉलेज है, गहन ज्ञान है और शुद्ध उच्चारण है। वो चीज़ों को सही तरीके से, सही ढंग से उच्चारण कर सके शब्दों का। चलिए अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको 2 और 3 लाइन में पूछ दे तो उसका आंसर भी आप दे सके। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य देख लेते हैं क्या क्या है कि विद्यार्थियों में श्रवण और बोलना कह सकते हैं या वाचन, बोल सके, वो सुन सके, पठन पढ़ सके और लेखन लिख सके। विद्यार्थी सुन सके, बोल सके, पढ़ सके और लिख सके। इन कौशल्यों का विकास ही हिंदी का उद्देश्य है। साथ ही भाषा के भाषा के शुद्ध प्रयोग कर सके, साहित्य के प्रति रुचि भी विकसित कर सके, ये उनका उद्देश्य है।
सबसे पहले तो उनको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए। उसके बाद भाषा का शुद्ध प्रयोग करना आना चाहिए और साहित्य के प्रति जो उनकी रुचि है, वो भी विकसित होना चाहिए। यही हमारे हिंदी शिक्षण का जो है भाषा का मुख्य उद्देश्य है। आगमन विधि क्या है? चलिए समझते हैं। जिस विधि में पहले उदाहरण, इसमें क्या होता है, उदाहरण पहले दिए जाता है। जिस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और बाद में विद्यार्थियों से नियम निकलवाया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर ले जाया जाता है, उसे आगमन विधि कहते हैं। और आगमन विधि क्या होता है? ये छात्र केंद्रित विधि होती है। इसमें केंद्र में छात्र होता है। निगमन विधि क्या है? जैसे पहले नियम में बताया जा चुका है और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले नियम बताया जाता है, ठीक है, रूल्स बताते हैं हम बच्चों को, ग्रामर के हो जैसे, और फिर बाद में उसको एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, उसे निगमन विधि कहते हैं। यह समय की दृष्टि से उपयोगी विधि है। किसकी दृष्टि से उपयोगी है ये? समय की दृष्टि से। इसमें ज़्यादा टाइम का वेस्ट नहीं होता है, आपने नियम लिख दिया बोर्ड पे, नीचे एग्जाम्पल दे दिया, ओके, बच्चे ने नियम पढ़ के समझ लिया और हो गया। भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये सिद्धांत कहें या सूत्र कहें आप, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, निकट से दूर तथा विशेष से सामान्य। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व लिखिए। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है? पाठ को सरल बनाती है। सबसे पहले तो उसका काम क्या है? पाठ को सरल बनाना, इजी बनाती है, रोचक बनाती है, मतलब इंटरेस्टिंग बनाती है पाठ को, और प्रभावी बनाती है कि जो है उसका प्रभाव पड़े, बच्चे की रुचि और सहभागिता, जिससे क्या होता है? बच्चे की रुचि और सहभागिता बढ़ती है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है और उसका पार्टिसिपेशन जो है वो भी बढ़ता है, एक्टिविटी भी बढ़ती है, बच्चा उसमें सहभागी बनता है। अब 4-5 नंबर वाले प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए। हिंदी शिक्षण की परिभाषा एवं उद्देश्य लिखिए। 5 नंबर में कैसे लिखना है? 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो, हिंदी शिक्षण वह प्रक्रिया है। हिंदी शिक्षण क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को हिंदी भाषा, पहले तो हिंदी भाषा उनकी ठीक होनी चाहिए, दूसरा साहित्य तथा व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, और फिर भाषा के बाद साहित्य का ज्ञान और फिर व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य भाषा कौशल्यों का विकास, शुद्ध भाषा प्रयोग, साहित्य की प्रति रुचि, रचनात्मक सोच तथा प्रभावी संप्रेषण क्षमता का विकास करना है। जिससे बच्चा क्या करे? भाषा कौशल्यों का विकास हो, उसके शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सके, साहित्य की प्रति रुचि हो और रचनात्मक सोच हो बच्चे की, और प्रभावी संप्रेषण मतलब क्या होता है? वो अपनी बातों को बहुत ही प्रभावी ढंग से कह सके। आगमन विधि के गुण लिखिए। आगमन विधि में विद्यार्थी स्वयं उदाहरणों के आधार पर नियम बनाता है। आगमन विधि में क्या होता है? विद्यार्थी स्वयं उदाहरण के बेस पे नियम को बनाता है। इससे सीखना स्थायी होता है, मतलब आगमन विधि से सीखा हुआ बच्चे का जो है अस्थायी रूप से वो उसके अंदर जो है याद रहता है बच्चे को, जैसे वो जल्दी से भूल नहीं जाता। तार्किक चिंतन विकसित होती है उसके अंदर, लॉजिक जो है वो विकसित होता है बच्चे के अंदर आगमन पद्धति में, कि ये कैसे ये हुआ, कैसे इसका नियम बना। तथा विद्यार्थी क्या होते हैं इसमें? एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। यह व्याकरण शिक्षण के लिए बहुत ही अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। और ये विधि कौन सी विधि? आगमन विधि जो है व्याकरण शिक्षण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। चलिए अब बात करते हैं निगमन विधि के गुण एवं दोष। इसकी खासियत क्या है, इसके गुण क्या है, इसके दोष या मर्यादाएं क्या है। निगमन विधि में पहले नियम, हम सभी को पता है, ये तो हमने बीएड में भी पढ़ा है कि निगमन विधि में पहले नियम आता है और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, इसलिए समय की बचत होती है। पहले भी पढ़ा है कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, तो क्या होगी? समय की इसमें बचत होगी। किंतु इसमें विद्यार्थी अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहते हैं। इसमें विद्यार्थी क्या होता है?
जितनी हम अपेक्षा करते हैं कि एक्टिव रहेंगे बच्चे, उतने सक्रिय रहते नहीं है। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। अगर आप ये चीज़ कैसे अब याद रखें भाई कि निगमन में निष्क्रिय रहते हैं कि आगमन में निष्क्रिय रहते हैं, तो आप निगमन से कनेक्ट कर सकते हैं, नि से निगमन और नि से निष्क्रिय, इसमें निष्क्रिय रहते हैं। और रटने की प्रवृत्ति का यहाँ पे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, हम नियम को रटना चालू कर देते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका देख लेते हैं, शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी उपयोगी हो, इम्पोर्टेंट हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें, हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। चलिए, भाषा शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरक होता है। भाषा शिक्षक क्या होता है, सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं होता, वो मार्गदर्शक भी होता है और एक प्रेरक के रूप में भी काम करता है। वह छात्रों में भाषा का कौशल, आत्मविश्वास, कौशल के साथ साथ आत्मविश्वास, शुद्ध उच्चारण तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करता है और कक्षा का सकारात्मक वातावरण बनाता है। भाषा कौशल का महत्व लिखिए। अब इसका महत्व आया, इसके महत्व के बारे में लिखिए। भाषा कौशल में के अंदर आते हैं आपके श्रवण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। प्रभावी संप्रेषण का आधार है। इनका विकास होने से विद्यार्थी सही ढंग से समझने, सोचने, बोलने, लिखने में सक्षम बनता है। अगर ये चारों LSRW जिसे कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, श्रवण, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये अगर बच्चे अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, बोल पाएंगे और लिखने में सक्षम बनेंगे तथा उनका व्यक्तित्व भी विकसित होगा। तो भाषा कौशल में ये 4 कौशल बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन 4 कौशल को प्रभावी ढंग से समझने के बाद ही बच्चा आगे की प्रोसेस सोचने, समझने, बोलने, लिखने में सक्षम बनता है। व्याकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? 1 लाइनर वाले क्वेश्चन है, तो ये हमने पढ़ लिया। आपको आंसर पता हो ही गया होगा कि आगमन विधि से बड़ी कोई विधि अच्छी नहीं है, व्याकरण शिक्षण के लिए बेस्ट नहीं है। आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसिस बेकन। आगमन विधि के जो जनक हैं वो है फ्रांसिस बेकन। निगमन विधि का प्रमुख आधार क्या है? इसका प्रमुख बेस क्या है, सूत्र क्या है? तो नियम से उदाहरण की ओर। प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है? सुकरात को माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि भी सभी ने पढ़ाई है, बीएड वगैरह में सभी चीज़ें आपको लगभग पढ़ी ही है, बस एक रिवीजन की जरूरत है जो इस वीडियो में हम अच्छे से कर लेंगे। परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया है? जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं या प्रोजेक्ट पद्धति भी कहते हैं, तो विलियम एच किल पैट्रिक ने किया है इसका प्रतिपादन। ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी FL हो या SL हो, फर्स्ट लैंग्वेज हो, प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा हो, आप दोनों के ही काम की है। खेल विधि किस स्तर पर अधिक उपयोगी है? तो ये हमें सभी को पता है कि प्राथमिक स्तर पर ही बहुत उपयोगी है कि खेल द्वारा शिक्षण। प्रदर्शन विधि का आधार क्या है? प्रदर्शन विधि का आधार क्या है? चीज़ों को करके दिखाना, प्रदर्शनी लगानी, प्रदर्शन करके दिखाना बच्चों को। व्याख्यान विधि का आधार क्या है? तो जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ये पूरा शिक्षक केंद्रीय विधि होता है। ठीक है, चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्रियात्मक शिक्षण किस पे आधारित होता है? इसमें नाम में ही समझ में आ रहा है कि क्रिया द्वारा शिक्षण, मतलब करके सीखना। ठीक है, तो क्रियात्मक शिक्षण जो है करके सीखने पे आधारित है। छात्र केंद्रित शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है? जो छात्र केंद्रित शिक्षण है हमारा आज का, ठीक है, या हम कहें बाल केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित या स्टूडेंट सेंटर्ड भी कह सकते हैं, तो इसकी जो खास विशेषता है वो क्या है? तो इसकी विशेषता है कि विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए उसमें। बच्चा जो है
पूर्ण रूप से एक्टिव होना चाहिए। चलिए यहाँ पे 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन है, उनका आंसर आप कैसे करेंगे वो भी यहाँ दिए गए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देख के आप एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो में 80 80+% क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे आपके काम और एग्जाम में भी। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उनसे नियम निकलवाया जाता है। ये व्याकरण की सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। इतना इसके लिए इनफ है, हो गया। निगमन विधि क्या है? इस विधि में पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण स्पष्ट किया जाता है और समय बचाने वाली विधि है। ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? इस विधि में शिक्षक प्रश्न पूछकर विद्यार्थी से उत्तर प्राप्त करता है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है? शिक्षक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उसका उत्तर देता है। इसे चिंतन, तर्क शक्ति और सहभागिता बढ़ती है, जिससे बच्चा चिंतन करता है और बच्चे की तर्क शक्ति और सहभागिता में क्या होता है? बढ़ोतरी होती है, बढ़ती है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं जिसे। इस विधि में विद्यार्थी किसी कार्य या समस्या पर योजना बनाकर, उसे कोई कार्य सौंप दिया जाता है या कोई प्रॉब्लम हमने दे दिया, उसपे प्लान बनाकर, कोई काम दे दिया जिसका वो प्लान बनाकर उस काम को बच्चा क्या करता है? प्लान तो बनाता ही है, उस काम को स्वयं करता है, खुद करता है। इसे अनुभवात्मक अधिगम विकसित होता है। इससे उससे क्या होता है कि अनुभव होता है चीज़ों को, और अनुभव द्वारा जो अधिगम लर्निंग होता है ये उसके अंदर विकसित होता है, अनुभव द्वारा सीखने की कैपेबिलिटी। प्रदर्शन विधि क्या है? इस विधि में शिक्षक किसी कार्य को स्वयं करके दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को चाय बनाना सिखाना है तो हम उसे खुद चाय बनाना सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखो चाय कैसे बनता है। ठीक है, उसका प्रोसेस दिखा रहे हैं। विद्यार्थी देखकर सीखते हैं, यह कौशल आधारित शिक्षण में उपयोगी है। ठीक है, ये कौशल आधारित शिक्षण में क्या होता है? ये प्रदर्शन वाला उपयोगी होता है। किसी चीज़ को हम करके बताते हैं कि देखो आप ऐसे ऐसे करो, और बच्चा उसको फॉलो करता है। 4-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आगमन विधि के गुण एवं दोष लिखिए। चलिए गुण और दोष की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, इसे पूछ सकता है। आगमन विधि में विद्यार्थी उदाहरण के आधार पर स्वयं नियम बनाते हैं, उदाहरण के आधार पर स्वयं नियम बनाते हैं। इसे तार्किक सोच, सक्रिय सहभागिता और स्थायी अधिगम होता है। इसका प्रमुख दोष क्या, फायदा है क्या होता है? देखिए पहले तो तार्किक, उनकी सोच तार्किक होती है और उनकी सहभागिता होती है, वो भी सक्रिय हो सहभागिता होती है, और स्थायी अधिगम होता है। मतलब जो भी कुछ बच्चा सीखता है वो स्थायी रहता है, अस्थायी नहीं रहता, जल्दी भूलता नहीं है। और दोष क्या है कि इसमें इसमें अधिक समय लगता है। ये याद रखने की बात है कि इसका जो दोष है, समय ज़्यादा लगता है। हर विषय पर इसका प्रयोग सरल नहीं है और हर सब्जेक्ट में हम इस विधि को अप्लाई कर सकते नहीं है, अप्लाई करना आसान नहीं है। निगमन विधि के गुण और दोष समझते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको भी, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकने की चांसेस ज़्यादा है। निगमन विधि में पहले नियम और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। सर्वविदित है, आप सभी को पता है। इससे समय की बचत होती है, इसमें बचत होती है, याद रखना है। निगमन में पाठ शीघ्र पूरा किया जा सकता है। अगर चैप्टर चला के जल्दी से खत्म करना है तो रूल्स बता के बच्चों को जल्दी जल्दी 1-2 एग्जाम्पल दे के हम आगे बढ़ सकते हैं, चैप्टर को जल्दी खत्म कर सकते हैं। किंतु विद्यार्थी अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसमें जो विद्यार्थी हैं उनकी 100% एक्टिविटी मिलती नहीं है, निष्क्रियता मिलती है, वो सक्रिय रहते नहीं हैं और रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा बढ़ सकती है। जब बच्चों को दे दिया जाए कि भाई आप सीखो, तैयार करो, तो रट रट के वो जल्दी जल्दी तैयार करते हैं, जिससे रटंत विद्या जो है उनकी बढ़ती है। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? तो प्रश्नोत्तर विधि के बारे में हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। प्रश्नोत्तर विधि विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास का विकास करती है। क्या करती है? बच्चों में जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, तर्क शक्ति लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है उनके अंदर, आत्मविश्वास का विकास होता है, कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर। किससे? प्रश्नोत्तरी से। इससे शिक्षक विद्यार्थियों की समझ का मूल्यांकन भी कर सकता है और प्रश्न पूछ के हम उनके समझ का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि बच्चे कितना समझे हैं और कितना नहीं समझे हैं। यह कक्षा में सक्रिय और संवादात्मक बनाती है, एक कक्षा को सक्रिय बनाती है
और संवादात्मक भी बनाती है। संवाद होते रहते हैं इसमें। परियोजना प्रोजेक्ट विधि के लाभ देखिए, यहाँ पे उसके फायदे देखिए क्या है। परियोजना विधि में विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है। इसमें क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो बच्चा जो है खुद करके सीखता है। इससे सहयोग, समस्या समाधान, रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता, ये सब चीज इन सब चीज़ों का विकास होता है। क्रिएटिविटी आती है बच्चे के अंदर, कॉन्फिडेंस आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटी आती का भी विकास होता है, स्किल डेवलप होता है उसके अंदर। ये वास्तविक जीवन से जुड़ा अधिगम प्रदान करता है और ये रियल लाइफ लर्निंग जो है वो प्रदान करता है। प्रोजेक्ट पद्धति या परियोजना पद्धति या योजना पद्धति आप कह सकते हैं। व्याख्यान विधि के गुण व दोष। व्याख्यान विधि के गुण और दोष कौन कौन से हैं? व्याख्यान विधि में कम समय में अधिक विषय वस्तु पढ़ाई जा सकती है। इसमें क्या होता है, व्याख्यान विधि में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं और बड़े वर्ग के लिए यह उपयोगी होता है। बड़े क्लास के लिए उपयोगी होता है एक्सप्लेनेशन मेथड, लेकिन इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े क्लासों में देखा जाता है कि टीचर चैप्टर चला रहे हैं, कुछ बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं, अच्छे से समझ रहे हैं और कुछ बच्चे अपने ही धुन में लगे हुए हैं। तो इनके बच्चे की सक्रिय भागीदारी क्या होती है, ऐसे में जो है कम होती है उनकी। इसलिए इसे अन्य विधियों के साथ मिलाकर उपयोग करने से अधिक प्रभावी माना जाता है। इसे और किसी मेथड के साथ अगर मिला लें, इसके साथ साथ दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें तो हमारी शिक्षण जो है वो प्रभावशाली हो सकती है। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य चलिए समझ लेते हैं। सूत्र और उनकी विशेषताएं। आगमन में क्या, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। प्रश्नोत्तर में क्या होता है, प्रश्न पूछना होता है। प्रदर्शनी में करके दिखाना। खेल विधि में खेल खेल में सिखाना। निगमन में क्या होता है, नियम से उदाहरण उदाहरण की ओर। परियोजना में करके सीखना। व्याख्यान जो है ये शिक्षक केंद्रित है। विषय गद्य पद्य एवं, आपको डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं। गद्य पद एवं व्याकरण शिक्षण, वन लाइनर वाले। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा का बोध होना, पहले तो भाषा का समझ होना, विचार शक्ति एवं पठन कौशल का विकास होना। विचारने की शक्ति है उसका भी विकास होना चाहिए, सोचने विचारने का, और पढ़ने के कौशल का जो है रीडिंग स्किल का भी विकास होना चाहिए। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, पद्य मतलब कविता, पोयम वगैरह। सौंदर्य बोध, रसास्वादन एवं भावानुभूति का विकास होना चाहिए। जो पद्य है, जो कविता है, उसके सौंदर्य का बोध होना चाहिए, उसके रस का स्वादन होना चाहिए एवं भाव की अनुभूति होनी चाहिए। ठीक है। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि हमने पढ़ाई है कि आगमन विधि है सर्वोत्तम विधि। कविता शिक्षण में किसका विशेष महत्व होता है, चलिए देख लेते हैं। तो कविता शिक्षण में जो विशेष महत्व है वो भाव, लय एवं उचित उच्चारण का होता है। विशेष महत्व किसका होता है, भाव, लय एवं उचित उच्चारण का। गद्य शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है, कहानी शिक्षण के लिए पूछा है यहाँ पे। तो पठन बोध, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब पढ़ के चीज़ों को, बच्चों को पढ़ के समझ में आना चाहिए। कहानी पढ़ के बच्चा कहानी समझ जाना चाहिए। भाषा की शुद्धता किसे कहते हैं, व्याकरण का सही ज्ञान होगा तभी भाषा शुद्ध कही जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की शुद्धता किससे आती है, तो व्याकरण का सही ज्ञान से भाषा की शुद्धता आती है। वर्तनी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शुद्ध लेखन की आदत विकसित करना, मात्राओं का मिस्टेक, ठीक है, वो सब ध्यान देना, सही तरीके से लिखना, शुद्ध लेखन की आदत विकसित करना, ये होता है वर्तनी शिक्षण का उद्देश्य। कविता का प्रभावी शिक्षण किससे होता है, तो सस्वर वाचन से। किससे होता है प्रभावी शिक्षण, कविता का सस्वर वाचन से। उसको उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, अच्छे से रीडिंग करना। गद्य शिक्षण में प्रश्नोत्तर का क्या उद्देश्य है, कहानी शिक्षण में प्रश्नोत्तर का क्या उद्देश्य है, पाठ की समझ और मूल्यांकन के लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे बच्चों से
तो समझ पाएंगे कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया है, कहानी को कितना समझा है, हम उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाषा का शुद्ध एवं प्रभावी प्रयोग सीखना व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है। 2-3 लाइन वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले। गद्य शिक्षण क्या है? गद्य शिक्षण एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को अर्थ गद्य पाठों का अर्थ और उसका भाव, भाषा तथा विचार समझाए जाते हैं। इसका उद्देश्य भाषा एवं चिंतन का विकास करना है। गद्य शिक्षण का। पद्य शिक्षण क्या है? पद्य शिक्षण में कविता के भाव, रस, पद्य शिक्षण में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो कविता के भाव, रस, अलंकार, लय तथा सौंदर्य को विद्यार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाता है। कविता में भाव होना चाहिए, रस होना चाहिए, अलंकार, लय तथा जो भाषा सौंदर्य है उसको विद्यार्थियों तक हमें प्रभावी ढंग से पहुंचाना होता है। सही हाव भाव से उसको कविता को कहना होता है, अलंकार को बताना होता है, उसका लय बताना होता है, बच्चों को भाषा की खूबसूरती दिखाई जाती है। चलिए, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? 2 नंबर में पूछ दे तो। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा प्रयोग, पहले तो उनको शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना। दूसरा कि वर्तनी उनकी सही होनी चाहिए, जब शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, ऊपर से वर्तनी सही होनी चाहिए उनकी, और उचित वाक्य रचना तथा प्रभावी अभिव्यक्ति सिखाना है। वाक्य रचना सही तरीके से कर सके और अपनी बातों को प्रभावी ढंग से अपनी बातों को वो कह सके। सस्वर वाचन का महत्व क्या है? सस्वर वाचन से सही उच्चारण। सस्वर वाचन का मतलब क्या है? कि उच्चारण सही होना चाहिए, लय, गति और भाव स्पष्ट होना चाहिए। गति, उसकी स्पीड, उसका लय, उसका भाव, ये सारे स्पष्ट होना चाहिए, नहीं कि किसी भी गति से पढ़े जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों की रुचि और समझ बढ़ती है। जब कविता का सस्वर वाचन होगा तो विद्यार्थी कविता को समझेंगे भी और उनको कविता को समझने की जो रुचि है वो भी विकसित होगी, बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। आदर्श गद्य शिक्षक के 2 गुण बताइए, 2 गुण बताइए, उनकी क्वालिटी बताइए। विषय का गहरा ज्ञान बहुत जरूरी है आदर्श गद्य शिक्षक में, तथा स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा शैली। उनकी जो भाषा है कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। जो कुछ भी कहे वो स्पष्ट सुनाई देना सब चाहिए बच्चों को। गद्य शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। चलिए, 2-3 लाइनर वाले। कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट हुए होंगे तो कोई बात नहीं है, इससे आपका साथ में रिवीजन भी होता चलेगा, डोंट वरी। गद्य शिक्षण के उद्देश्य, ये कितने मार्क्स में आपको लिखना है वो देख लीजिए। आपको कितने मार्क्स में अगर यहाँ पूछा जाए तो 4-5 मार्क्स में आप लिख सकते हैं। गद्य शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। गद्य शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों के पठन बोध, भाषा ज्ञान, विद्यार्थियों का पठन बोध, फिर भाषा का ज्ञान, विचार शक्ति, शब्द भंडार, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना है। मतलब जो कुछ भी बच्चा पढ़े समझ सके, भाषा का ज्ञान हो, विचार शक्ति डेवलप हो उसके अंदर, शब्द भंडार बढ़े उसके, और अभिव्यक्ति की क्षमता भी विकसित हो। इसके माध्यम से पाठ के भाव और संदेश को समझते हैं ताकि तार्किक चिंतन भी उनकी विकसित हो सके। पद्य शिक्षण के उद्देश्य देखिए। पद्य शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि, सबसे पहले तो उनको कविता के प्रति उनके अंदर रुचि लाना है, इंटरेस्ट जगाना है उनके अंदर। दूसरा, भावानुभूति, भाव की अनुभूति हो कि कविता कहना क्या चाहता है, उसमें क्या कौन सा भाव है। सौंदर्य का बोध हो, उसके अंदर जो सौंदर्य है उसका बोध हो, उसका ज्ञान हो बच्चे को। कल्पना शक्ति और भाषा संवेदनशीलता विकसित करनी है। बच्चा कल्पना कर सके, उसके अंदर संवेदनशीलता हो, सिंपैथी हो उसके अंदर। इसी सही उच्चारण, लय और काव्य रस का अनुभव भी होता है, जिससे क्या होता है? सही उच्चारण का, लय का और काव्य रस का
अनुभव भी होता है। व्याकरण शिक्षण का महत्व लिखिए। व्याकरण शिक्षण का क्या महत्व है? व्याकरण भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। इसके अध्ययन से विद्यार्थी, पहले तो इसका देखिए महत्व क्या, ये क्या क्या करता है? भाषा को शुद्ध, स्पष्ट